हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की डेट के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज हम लोग कवर कर लेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। कुछ अमेंडमेंट करे हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, किस चीज़ में करे हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2011 में। तो ये जो रेगुलेटरी रूल्स हैं कौन से एक्ट के अंडर आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। FCRA 2010। तो FCRA में FC तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, RA का मतलब है रेगुलेशन एक्ट। क्या क्या चेंजेस करे गए हैं अब आपको एग्जैक्टली जो चेंजेस हैं वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो एक तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी ना किसी पर्पस के लिए होना चाहिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। यानी कि पहले जो NGO होते थे वो लोग कोई भी वेगली बात कर लेते थे, वेग ऑब्जेक्टिव बता देते थे, बट अब उन्हें एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें से उन्हें चूज़ करना है कि एक्चुअल में फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस चीज़ के लिए हो रहा है। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, अलग अलग कैटेगरीज में ये लिस्ट बनी हुई उन्हें पहले से मिलेगी। इससे क्या होगा? एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेगी। सेकेंड चीज़ है जोग्राफिकल लिमिट भी अब इन्होंने कर दिया है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा हम कौन से स्टेट के अंदर ऑपरेट करेंगे। ऐसे नहीं कि पैन इंडिया किसी भी आज इस स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं कल जाके किसी और स्टेट में। ठीक है, जितनी बार स्टेट ऐड होगा या कोई पर्पस चेंज होगा तो 300 रुपीज़ की एडिशनल फीस भी देनी पड़ेगी। इस चीज़ से कंप्लाई करने के लिए कितने टाइम पीरियड प्रोवाइड करा गया है, कितना कंप्लायंस विंडो दिया गया है? 1 ईयर, 1 साल का विंडो यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल भी थ्रेशोल्ड बनाए गए हैं, यानी कि अगर 10 लाख, ठीक है, इतने फॉरेन फंड्स उनको यूज़ करने पड़ेंगे एंड इसका उन्होंने प्रॉपर उन्हें शो भी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ताकि बहुत बार क्या होता है शेल कंपनीज फॉर्म हो जाती हैं इसके थ्रू। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं बस मनी को होल्ड करते रहते हैं एंड एक्चुअल में किसी भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए वो मनी यूज़ नहीं हो पाता। ठीक है, तो मिनिमम 10 लाख जो है फॉरेन फंड्स का वो अप्रूव्ड जिस एक्टिविटी के लिए था उसी में पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में शो करना पड़ेगा, तभी उसका रिन्यूएबल हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो NGO को फंड मिलते हैं परमिशन के बाद, ठीक है, उसको आगे अगला फंड तभी मिलेगा जब वो ये चीज़ शो करेंगे कि 75% तक का जो पिछला फंड है वो यूज़ हो चुका है। ठीक है, ये भी एक क्लियरली है। एंड इसके अलावा किसी भी इंटरमीडियरी से अगर अमाउंट आ रहा है किसी NGO को, ठीक है, तो उन्हें जो ओरिजिनल डोनर है, जो एक्चुअल में जो पैसे सेंड कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्हें अपने सोशल मीडिया के हैंडल भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, कोई वो बुक या मैगजीन चलाते हैं तो वो भी बतानी पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ स्पेंडिंग कहाँ पर हो रही है और डिस्क्लोजर है कि नहीं, इन सब से रिलेटेड ये चेंजेस हैं। कुछ एक्सक्लूजन भी दिए गए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो इस कैटेगरी से रिमूव्ड है, मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, जो फेथ बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि रिलीजियस एजुकेशन हो गई या कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको मेंटेन करना परमिटेड है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो होते हैं वो भी इनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, वो अब एलिजिबल नहीं रहेंगे FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए जब तक गवर्नमेंट का एग्जेम्पशन उनको नहीं मिल जाता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड अब यहाँ पर की फंक्शनरी की डेफिनेशन भी आ चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिर्फ डायरेक्टर नहीं आएगा अब, यानी कि अब ट्रस्टी जो है, पार्टनर्स जो हैं, किसी HUF की बात हो रही है तो कर्ता जो है वो सब भी इंक्लूडेड रहेंगे। पेनल्टीज़ भी यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, तो पेनल्टीज़ में भी चेंजेस हो चुके हैं। क्या है अब यहाँ पे जो फ़ाइन जो रहेगा अगर मिसयूज़ हो रहा है किसी भी फंड का, ठीक है, या फिर अनऑथराइज पर्पस के लिए हो रहा है तो 30% ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट यूज़ हो रहा है उतना लगेगा, या फिर 1 लाख रुपीज़ लगेगा, जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो लगेगा। ठीक है, 20% का कैप है एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस के लिए अमाउंट का, एंड अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपको 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, या जितना एक्स्ट्रा आपने अमाउंट खर्च करा उसका 5%। अब थोड़ा सा आपको स्टैटिक पता होना चाहिए। FCRA ये जो एक्ट है ना हमारा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इससे रिलेटेड कौन से ईयर में आया? 2010 में आया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसमें बेसिकली इस एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्ट्रिक्ट बनाया गया है, ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है रिपोर्टिंग में, एंड प्रॉपर जो बैंक अकाउंट डेजिग्नेटेड है सिर्फ उसी में ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ताकि जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं उनका एक्चुअल यूज़ उनके करेक्ट पर्पस के लिए हो।
नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है ये पेंशन फंड से रिलेटेड है। तो PFRDA हमें पता है दैट इज़ द एपेक्स अथॉरिटी इन इंडिया। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ठीक है, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा है, इसका नाम है पेंशन सहायक पोर्टल। पेंशन सहायक अगर इसका नाम है तो बेसिकली जो भी पेंशन के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, एट द सेम टाइम पोर्टल है तो चीज़ों को डिजिटाइज भी कर दिया एंड जो भी उनकी ग्रीवेंसेज हैं वो रिड्रेस यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है। पुराना प्लेटफॉर्म क्या था? CGMS। पेंशन सहायक से पहले CGMS था, सेंट्रल ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो लॉगिन अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया गया है, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। अब बार बार प्राण नंबर जो होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भाषिनी के साथ इंटीग्रेटेड है। भाषिनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग इस समय न्यूज़ है, ठीक है। तो भाषिनी के साथ ये भी इंटीग्रेटेड है, तो ऑफकोर्स 22 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वॉइस बेस्ड भी ग्रीवेंस आप फाइल कर सकते हो एंड पूरी ट्रैकिंग इसमें रियल टाइम पर आप इसमें कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो PFRDA है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो आती है, कब फाउंड हुई थी ये स्टैटिक आपको पता होना चाहिए न्यूज़, 2003 में। एंड इसको इस्टेब्लिश बाद में कब करा गया? PFRDA एक्ट ऑफ 2013 के अंडर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि ओल्ड एज में जो इनकम सिक्योरिटी होती है वो इसके थ्रू प्रोवाइड होती है, पेंशन फंड्स के थ्रू, यूजिंग द NPS एंड द APY। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ है NSE और BME के बीच। तो NSE हमें पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BME है भारत मेटल एक्सचेंज। किस चीज़ के लिए हुआ है? जो भी नॉन फेरस मेटल्स होते हैं ना, उनके डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए है, उसको बूस्ट देने के लिए। तो बेसिकली नॉन फेरस कौन से होते हैं? फेरस का मतलब आयरन होता है, तो जिनमें भी आयरन नहीं होता है, ठीक है, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं आपको पता होने चाहिए? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और निकल, ये 5, ठीक है। तो ये जो एक तरीके का एग्रीमेंट हुआ है, ये क्या होगा बेसिकली? चाहे प्रोड्यूसर है इसका नॉन फेरस मेटल का, चाहे ट्रेडर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, उन सबको डेरिवेटिव्स को यूज़ करना सिखाया जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली हेजिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये हेजिंग टूल्स होते हैं। एंड इससे जो डिस्कनेक्ट है, यानी कि जो फिजिकली जो बाय करा जा रहा है मेटल नॉन फेरस जो है, उसकी बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, एंड इसके अलावा जो उसकी ट्रेडिंग हो रही है, उसके बीच में एक ये ब्रिज बना देगी ये पार्टनरशिप, ठीक है, भारत मेटल एक्सचेंज और NSE के बीच में। तो बेसिकली जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही हैं या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हैं, वो लोग इन मेटल्स का यूज़ करती हैं, ठीक है। तो उनको ज़्यादा बेटर सिक्योरिटी मिलेगी एंड उनको किसी भी प्राइस हाइक का डर नहीं रहेगा जो उनके प्रॉफिट को खा जाता है। इसके अलावा इससे मार्केट में भी क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई डिस्क्रिप्टिव का आंसर लिखते हो तो इट शुड हैव अ प्रॉपर सीक्वेंस, इट शुड बी वेरी लॉजिकल, ठीक है। दैट इज़ वाई वी हैव गिवन यू this news also just like a descriptive answer so that you understand the key points and you are able to simplify and break down the answer into a logical form, okay। so now why is this important? we discussed, हमने अभी पढ़ा कि कैसे बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट के लिए कैसे और ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब इस्टेब्लिश हुआ था? हेडक्वार्टर क्या है? 1992 में इस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई है। भारत मेटल एक्सचेंज कब हुआ? 1933 में, ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, IFC जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की ये एक आर्म है प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसने कितने अमाउंट का फाइनेंसिंग पैकेज करा है एक इंडियन कंपनी के लिए? 371 मिलियन US डॉलर्स, ठीक है। तो अगर इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो 3100 CR आता है। कंपनी का नाम क्या है इंडिया की? SIFI, SIFI। किस चीज़ के लिए करा गया है ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कमिटमेंट करा गया है इसके लिए, ताकि AI रेडी, ठीक है, डेटा सेंटर्स बनाए जाए। बेसिकली ऐसे डेटा सेंटर्स जो AI के अकॉर्डिंग हो एंड AI को अडॉप्ट इजीली कर सके, ठीक है, तो उसको AI रेडी डेटा सेंटर बोलेंगे। इसमें IFC का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको पता होना चाहिए एंड बाकी का जो अमाउंट है जो SIFI रेज करेगा खुद से वो भी आपको पता होना चाहिए। 371 मिलियन US डॉलर्स जो है, इसका जो ब्रेकअप है, 71 मिलियन डॉलर्स तो IFC डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी का जो 300 मिलियन डॉलर्स है वो SIFI रेज करेगा अपने लैंडर्स से। तो SIFI क्या बना रहा है? बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन के डेटा सेंटर्स बना रहा है। एक बनेगा नवी मुंबई में, दूसरा बनेगा चेन्नई में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पावर कैपेसिटी क्या रहेगी? 103 मेगावाट्स। AI वर्कलोड को हैंडल करने के लिए होगा, हैवी लेवल का जो वर्कलोड होता है, ठीक है। कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनेंगे? IGBC
प्लैटिनम स्टैंडर्ड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और इको फ्रेंडली ये होने वाले हैं एंड डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इसका शॉर्ट फॉर्म है दिशा 2.0। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, आपको शॉर्ट फॉर्म में किसी एक लेटर का दे आस्क यू दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लेटर ओवर हेयर इन द शॉर्ट फॉर्म। सो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको कि दिशा में डी का क्या मतलब है, डिज़ाइनिंग। ठीक है, अभी रिसेंटली आरबीआई के फेज़ 1 में इस तरीके से पूछा गया था। तो इसको अप्रूवल मिल चुका है स्कीम को, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस जो हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने अप्रूव इसको कर दिया है। अब इसके क्या क्या सब कैटेगरीज हैं स्कीम के, क्या हाईलाइट्स है, तो 4 हाईलाइट्स है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आउटले कितना है फाइनेंशियली, तो 255 CR का ये है। ठीक है, टाइमलाइन क्या है, इसकी जो टाइमलाइन है 1 अप्रैल 2026 से लेके आपकी 31 मार्च 2031 तक है। एंड इसमें टोटल कितने बेनिफिशियरीज़ को आउटरीच करा जाएगा, 3 करोड़ बेनिफिशियरीज़। ठीक है, हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी को ये कवर करेगा। एंड इसी के साथ ये यूएन का जो SDG नंबर 16 है उसके साथ अलाइंड है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका एक और कंपोनेंट है नया, विधि संजीवनी। अब इसमें विधि का क्या मतलब है, विजन फॉर इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ हार्मोनाइज्ड लीगल इनिशिएटिव। तो बेसिकली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जो पूरी तरीके से जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसको ट्रांसपेरेंट एंड मॉनिटर्ड कर देगा डेटा ड्रिवन फॉर्म में। ठीक है, एक चैटबॉट भी है जो बनाया गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है न्याय सेतु। किसके साथ पार्टनरशिप करी है, ये मल्टीलिंगुअल एक लीगल असिस्टेंट की तरह है जो AI से वर्क करेगा। तो अगर ये मल्टीलिंगुअल है तो आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो किसके साथ कोलैब करके बनाया होगा, भाषिनी के साथ कोलैब करके बनाया होगा। इस प्रोग्राम के 4 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है टेली लॉ। ठीक है, रीचिंग द अनरीच। ठीक है, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर है इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, 2,50,000 का ग्राम पंचायत लेवल पे, तो उसका यूज़ करके यहाँ पे लिटिगेशन से पहले का जो लीगल एडवाइस होता है वो सिटीजन्स तक पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा न्याय बंधु। ठीक है, एक न्याय बंधु जो है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम LLLAP, ये भी इसका 3rd कंपोनेंट है। एंड 4th वाला है विधि संजीवनी। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल्स का मिशन है उसमें थोड़ा सा एड ऑन एडिशन हुआ है कि 56 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स और 11 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स को ऑक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM क्या है, इसको कब लॉन्च करा गया था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2024-2025 के यूनियन बजट में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगा, देखो ये अगर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ही ये आता है। एंड बेसिकली कौन से मिनरल्स इसमें कवर्ड है, हर मिनरल नहीं, सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि लिथियम हो गया जो बैटरीज में यूज़ होता है आजकल, बहुत बड़ा पर्पस है क्योंकि EV एक अपकमिंग सेक्टर है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा कोबाल्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सप्लाई बढ़ाई जाएगी। कितने प्रोजेक्ट्स इसके अंडर रहेंगे, 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। माइनिंग कितने ब्लॉक्स में होगी, 100 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स में। ठीक है, एंड इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे ये इंटरकनेक्टेड रहेगा, यानी कि जो मिनरल एसेट्स हैं वो एक्वायर करे जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना से भी। ठीक है, इसके अलावा ये पूरी तरीके से एक इको फ्रेंडली वे में वर्क करेगा, तो SOPs उसके अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इसमें बनाए जाएंगे ताकि जो भी मिनरल की प्रोसेसिंग हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा जा सके। एंड मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स, ये एक इसमें स्पेसिफाइड थीम है, यानी कि स्पेसिफिक लोकेशंस विल बी आइडेंटिफाइड जहाँ पर मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ताकि इस सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा जा सके। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग कंट्री बन चुका है 2025 में। तो ये रिपोर्ट किसने निकाली थी, UNCTAD, जो UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। तो इंडिया का विजन क्या है, मैरीटाइम इंडिया विजन
MIV 2030, ठीक है। तो ये 2030 का टारगेट था, लेकिन 5 साल पहले ही इंडिया ने इसको अचीव कर लिया। कैसे करा, कितना इसमें ग्लोबल मार्केट शेयर कैप्चर करा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने जो शेयर रखा है 2025 में ग्लोबल मार्केट का शिप रिसाइकलिंग का, तो वो था 35.4%, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। एंड इसी के साथ जो शिप रिसाइकलिंग की अगर टन्स में हम बात करें तो 2.99 मिलियन ग्रॉस टन्स, यानी कि रफली 3 मिलियन ग्रॉस टन्स ही हो गया। तो 60% पास्ट ईयर से इंक्रीज इसमें देखा गया। कौन सी ऐसी यार्ड है इंडिया में जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो वो है गुजरात के अंदर आपकी अलंगसोसिया यार्ड। तो इस यार्ड का नाम भी आपको पता होना चाहिए। कौन से ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जिसने इसमें हेल्प करा इसको सक्सेसफुल बनाने में? सबसे पहले तो रिसाइकलिंग ऑफ शिप टैक्ट 2019 है, ठीक है, जिसने हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ इसको अलाइन कर दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करी जो भी शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स होती हैं उनको, ठीक है। 53.5 CR इतनी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रही है। एक स्कीम भी निकाली थी, शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम, जिससे क्या होता था, जो भी शिप ओनर्स होते थे उनको एक क्रेडिट नोट मिल जाता था जो भी स्क्रैप वैल्यू है उसके 40% का, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट कवर हो जाएगी नए वेसल बिल्ड करने की, ठीक है। तो डोमेस्टिक इंडियन लेवल पे शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए ये करा गया था, ठीक है। तो अब क्या आगे फ्यूचर क्या है इसका, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड है, ठीक है, जिसको अभी हमने डिस्कस करा अलंगसोसिया यार्ड, अब उसकी कैपेसिटी को डबल करने का प्लान करा जा रहा है ताकि फ्यूचर की ग्लोबल की डिमांड के जो है उसको मीट करा जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो नीति आयोग से रिलेटेड न्यूज़ आ गई। इन्होंने ट्रेड वॉच क्वार्टरली, ठीक है, जो ट्रेड की परफॉर्मेंस को कवर करता है 4th क्वार्टर के लिए, इसका 8th एडिशन निकाल दिया है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है ये? आपके 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि जनवरी से लेके मार्च 2026 के लिए है। तो इसमें क्या परफॉर्मेंस रही ट्रेड की वो भी देख लेते हैं। तो जो टोटल ट्रेड की ग्रोथ है, ठीक है, 5.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई, ठीक है। कितना इसमें रीच कर जाएगा ये, अगर हम फिगर्स में बात करें तो 1.84 ट्रिलियन US डॉलर्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में। इसमें एक्सपोर्ट्स में कितनी ग्रोथ बढ़ी और इंपोर्ट्स में कितनी? तो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ बढ़ी है 4.2% एंड इंपोर्ट्स की जो ग्रोथ रही है वो रही है 6.5%। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन से सेक्टर से मिली? तो सर्विसेज सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसी में हुई। सर्विस एक्सपोर्ट्स 9% से ग्रो करें। इसमें जो फोकस रहा इस बार, इसका थीम जो रहा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का, वो कौन सा सेक्टर था? वो था फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो आगे बढ़ता ही बढ़ता है, इसमें ग्रोथ होनी ही होनी है, इसमें स्टैग्नेशन नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक ह्यूमंस हैं तब तक फार्मास्यूटिकल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ही, ठीक है। तो इसमें अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो अब इंडिया एक ग्लोबल सप्लायर बन चुका है जेनरिक मेडिसिन्स का, वैक्सीन्स का, जैसे कि हमने कोविड पीरियड में भी देखा, एंड इसके अलावा थेराप्यूटिक्स का। तो टोटल जो API होते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके एक्सपोर्ट्स कितने पहुंच गए? 35.8 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सेक्टर में? वो है तेलंगाना, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जब भी आप कोई आंसर लिखते हो, ठीक है, अगर आप इंडिया की ट्रेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको हर टाइप के यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे, आपको मार्केट के बारे में बताना पड़ेगा, इंडिया की स्ट्रेंथ्स भी बतानी पड़ेंगी, क्या चैलेंजेस हैं इसमें वो भी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ये चैलेंज रहेगा यहाँ पर कि बहुत सारे हाई वैल्यू सेगमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इंडिया की जो है वो लिमिटेड प्रेजेंस है, ठीक है। तो वहाँ पर अपनी डिपेंडेंस को कम करके अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें। सिर्फ जेनरिक फॉर्मुलेशंस में ना रहकर अदर फॉर्मुलेशंस में भी इंडिया को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इनोवेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी आपको बताना पड़ेगा। जब आप कोई आंसर बताते हो तो अपने आप आंसर को ऐसे करो कि पहले आप थोड़ा सा उससे रिलेटेड जनरल डिस्कशन करो इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर, तब आप थोड़े से उसके बाद जाके अपना डेटा दे सकते हो, सम रीसेंट हैपनिंग्स विच आर देयर इन द न्यूज़ और समथिंग यू कैन गिव इन योर आंसर। एंड फिर आपको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा चैलेंजेस बताने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या करा है, इंडिया में जॉब्स को बूस्ट देने के लिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी जो DPF प्रोग्राम है फाइनेंसिंग का, ठीक है, उसमें कितना अप्रूव करा अमाउंट इंडिया को हेल्प करने के लिए? 1.5 बिलियन US डॉलर्स। अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करें तो 12,500 CR के आसपास। कितने
यंग पीपल को ये हेल्प करेगा नेक्स्ट 20 ईयर्स में 11 मिलियन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक इस स्टेट ऑफ हरियाणा के साथ भी पार्टनरशिप में आ गया है। कितना लोन प्रोवाइड करा है, 4000 CR का इसमें प्रोवाइड करा है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 15 अलग अलग रीजन्स में हरियाणा के अंदर वाटर की सप्लाई और वाटर की एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। टोटल लैंड कितना कवर होगा इसमें, 49 लाख एकड़। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड 2 न्यूज़ देखी हैं। कभी कभार एग्जाम में सिर्फ न्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। तो वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुआ था, 1944 में वर्ल्ड बैंक जो है वो फाउंड हुआ था। एंड बेसिकली यहाँ पर इनका पर्पस ही यही है कि ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी कम करनी है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, सब्सिडरीज हैं, आपको पता होनी चाहिए। IBRD है, IDA है, IFC है, MIGA है एंड ICSID है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC US। कितने मेंबर्स हैं, 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये प्री रिक्विजिट है, तभी आप IMF में एंटर कर पाओगे। कौन सी रिपोर्ट्स ये रिलीज़ करते हैं, पहला है WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड सेकंड वन है GEP ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, एशियन रिले चैंपियनशिप कहाँ पर हेल्ड हुई, लोकेशन आपको पता होना चाहिए, शैंग्यू चाइना में, ठीक है। इंडिया के मेडल की टैली क्या आ रही, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोल्ड जो है वो विमेंस 4x100 मीटर्स रिले में इंडिया ने जीता है। इसमें बेस्ट टाइम क्या था इंडिया का जिससे उसने फिनिश करा फर्स्ट पोजीशन पे, 43.85 सेकेंड्स। कौन सी टीम्स को बीट करा, चाइना एंड थाईलैंड जो अदर पार्टिसिपेटर्स थे उनको, ठीक है। सेकंड है सिल्वर, उसमें मिक्स्ड 4x400 मीटर्स रिले में मिक्स्ड में जीता है इंडिया ने। एंड ब्रॉन्ज जो है वो भी मिक्स्ड 4x100 मीटर्स रिले में इंडिया ने जीता है। तो बेसिकली ये जो चैम्पियनशिप है ना, एशियन रिले चैम्पियनशिप, ये प्रिपेयर करता है एथलीट्स को जो और बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, उनके लिए। 2027 में एशियन रिले चैम्पियनशिप जो है वो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है अपकमिंग, इंडिया होस्ट कर रहा है। कहाँ पर होस्ट कर रहा है, चंडीगढ़ में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है NHAI से रिलेटेड है, ठीक है। तो NHAI जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आता है। तो NHAI ने एक MOU कर लिया है NCAER के साथ, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ। एक सेंटर बनाएंगे ये इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स के लिए, ठीक है, ताकि पॉलिसी मेकिंग जो है उसको स्ट्रेंथन करा जा सके, रिसर्च की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जा सके, ताकि इंडिया का जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना वाइड स्प्रेड है हाईवेज़ का, ठीक है, उसकी कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, वो सब कुछ इस सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स के अंडर कवर हो जाएगा। तो बेसिकली एक एडवाइजरी कमेटी भी इसमें बनाई जाएगी एंड ये ऑपरेशनल रहेगा 10 ईयर्स के लिए। 10 ईयर्स तक इसको सपोर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ठीक है, तो अब हम लोग थोड़े से बात करेंगे यू कैन से अपॉइंटमेंट्स की। तो जो क्रेड है, इंडिया की एक फिनटेक कंपनी है, इसके जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, ठीक है, अब ये CEO की पोस्ट से हट चुके हैं क्रेड की, क्योंकि अब ये मेटा को ज्वाइन करेंगे। मेटा जो है वो आपको पता है पेरेंट कंपनी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब इसी के अंडर आता है। तो अब ये मेटा को ज्वाइन करने वाले हैं। किसको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे विल कैथकार्ट को, ठीक है, जो कि व्हाट्सएप के हेड रहे थे लास्ट 7 ईयर्स के लिए। तो अब मितेन संपात जी जो हैं, ठीक है, वो इंटरिम CEO अब यहाँ पर बन चुके हैं आपके क्रेड के, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्रेड एंड मेटा, इससे आप याद रख सकते हो। ये जो पार्टनरशिप है, इसमें एक चीज़ क्लियर है कि इससे कोई भी क्रेड का डेटा मेटा को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेटा जो है वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है इस ट्रांजिशन के लिए, $900 मिलियन का करेगी वो क्रेड के अंदर। अब एक बुक लॉन्च हुआ है, तो बुक का नाम क्या है, IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन इकोसिस्टम, ठीक है। किसने इसको लॉन्च करा है, ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने। ऑथर कौन है इस बुक का, प्रभात कुमार जी, जो कि एक IRS ऑफिसर है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके पब्लिशर कौन है, हार्पर कॉलिंस इंडिया। तो बेसिकली जो IITs की रिच हिस्ट्री है उसमें एक डीप डेल्व इस बुक के थ्रू है 75 ईयर्स का। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ठीक है,
एक मॉडल है फॉर ग्रीन मैरीटाइम ग्रोथ। उसमें एक पोर्ट है जिसको रिकॉग्नाइज करा गया है VOC पोर्ट। अब VOC का मतलब क्या है? VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, VOCPA। कहाँ पे लोकेटेड है ये? तमिलनाडु के अंदर थूथकुडी में लोकेटेड है ये। तो बेसिकली इंडिया का जो मैरीटाइम मिशन है, ठीक है, जहाँ पर ये है कि जो ग्रीन प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है, उसमें रिकॉग्नाइज करा गया VOC पोर्ट को, क्योंकि इन्होंने अपने कार्बन एमिशंस में बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर लिया है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 45% का रिडक्शन इन्होंने कर लिया है अपने कार्बन एमिशंस में। इसके अलावा 94% जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इस पोर्ट का रिन्यूएबल एनर्जी से आता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसको एक स्टेटस मिला है स्कोप 2 एमिशन फ्री पोर्ट, ठीक है, तो यानी कि अब ये क्लीन ऑपरेशंस की तरफ मूव ऑन कर चुका है। कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च करे गए, जैसे कि टूवर्ड्स अ ग्रीन मैरीटाइम फ्यूचर, ये एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो इस पोर्ट ने रिलीज़ करी है। इसके अलावा IIM कैलकटा जो है उन्होंने भी इस पोर्ट को डॉक्यूमेंट करा है, इसकी प्रोग्रेस को, एक द हाइड्रोजन पिवट करके इन्होंने एक केस स्टडी निकाली है। इसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, वो इस पोर्ट की कॉलोनी में नया सेशन, इसमें एकेडमिक एक्टिविटीज़ बिगिन हो चुकी हैं, ताकि जो भी पोर्ट अथॉरिटी एंड वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी के चिल्ड्रन हैं वो वहाँ पर स्टडी कर सकें। AI इनोवेशन भी यहाँ पे करा गया। तो जैसे ChatGPT है, इन्होंने अपना पोर्ट GPT लॉन्च कर दिया है। तो ये क्या है? ये एक मोबाइल ऐप है जो कि एंटरप्राइज ग्रेड की ऐप है, AI पर ये वर्क करेगी ताकि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। एक MOU इस पोर्ट ने साइन करा है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ जो वडोदरा में है, ठीक है, तो बेसिकली एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट मैनेजमेंट में। एक इन्होंने हेरिटेज म्यूजियम भी बना दिया है, ठीक है, उसको भी इनॉग्रेट करा, VOC मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। इसमें पूरे इंडिया की जो लेगेसी है मैरीटाइम में, ठीक है, मैरीटाइम सेक्टर में, एंड इसी के साथ ये जो VO चिदम्बरनार थे, ये कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे, तो इनके कंट्रीब्यूशन भी इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, ठीक है, तो अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हर्षवर्धन जी जो कि प्रेसिडेंट है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, BCA के, इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला है UK पार्लियामेंट, यानी कि जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, वहाँ पर इनको मिला है लंदन में। तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं विकसित भारत 2047 को सपोर्ट करने के लिए। एंड ये जो अवार्ड है इसका टाइटल है विजनरीज ऑफ चेंज, ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है GI टैग से रिलेटेड है। GI टैग भी रिसेंटली न्यूज़ में था, इससे पहले भी हमने डिस्कस करा है थोड़े दिन पहले। तो अब GI टैग 4 अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को मिला है। कौन से स्टेट की बात हो रही है? अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की। कौन देता है GI टैग? तो बेसिकली DPIIT जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, वो देता है। किन किन चीज़ों को मिला गया है? 4 अलग अलग। खुरासानी इमली, ठीक है, तो ये मंडू डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। उसके अलावा बालम काकड़ी, ठीक है, तो ये जो है ये रतलाम का स्पेशल टाइप ऑफ कुकुम्बर है। इसके अलावा गराडू, ठीक है, ये भी एक ट्यूबर है, एक वेजिटेबल है, ये भी रतलाम के इंडिजिनस है। एंड इसके अलावा मालवी पोटैटो जो कि इंदौर के अंदर इंडिजिनस है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, इन चारों आइटम्स को GI टैग का स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, इनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, कौन से एरिया में, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये ग्रो होती हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनको प्रोसेस करा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, UN ने अपनी सबसे पहली ग्लोबल पूरे वर्ल्ड लेवल की साइंटिफिक बॉडी निकाल दी है जो कि AI को स्टडी करेगी, ठीक है, उसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI। इसमें 40 टॉप साइंटिस्ट रहेंगे पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, 3 ईयर का इनका टर्म रहेगा, इनको चूज़ करा जाएगा। तो इंडिया से कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोफेसर B रविंद्रन, ठीक है, जो कि IIT मद्रास में इस सेंटर को लीड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स जो हैं वो ASI ने ट्रांसफ़र कर दिए, किसको? ANSI को। ANSI क्या होता है? ASI तो हमें पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ANSI क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी लोकेशन से? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो कहाँ पर है? वो हिसार के अंदर है, हरियाणा के अंदर। तो ये सबसे बड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, उसका लार्जेस्ट सिटी जो था, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का, जिसको हड़प्पन भी बोलते हैं, ये मोहनजोदारो से भी बड़ा था और हड़प्पा से भी बड़ा था। IASE सिविल लिस्ट,
ठीक है, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनकी ऑफिशियल डिजिटल डायरेक्टरी है, इसका 71st एडिशन लॉन्च करा। ठीक है, किसने करा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इन्होंने। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो इनकी वर्कफोर्स है पूरी IAS ऑफिसर्स की जो लॉबी है, तो बेसिकली उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए अपनी वर्कफोर्स को ये एक डायरेक्टरी लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, पद्मा अवार्ड्स 2026, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें 3 अलग अलग टीयर्स होते हैं, आपको पता होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड क्या है, टोटल कितने अवार्ड्स अप्रूव करे गए हैं 2026 के लिए? 131 अवार्ड्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर यानी कि क्या रहेगा, ये आप इसको यूज़ नहीं कर सकते कि आप अपना, अगर आपका नाम लेट से राहुल है तो यू कैन नॉट राइट पद्मश्री राहुल। ठीक है, अपने विजिटिंग कार्ड्स वगैरह पे इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ऑनररी रहता है, इसमें कोई फंड्स एसोसिएटेड नहीं होते, एक सर्टिफिकेट मिलता है एंड मेडल मिलता है। ओके, एंड इसके अलावा 120 की इसकी एनुअल लिमिट रहती है, लेकिन इसमें जो नॉन सिटीज़न है एंड जो आफ्टर डेथ जिन लोगों को मिलता है वो इस लिमिट के अंदर इंक्लूडेड नहीं रहते। तो नॉमिनेशन जो है वो पब्लिक के लिए ओपन रहता है इसमें। ठीक है, एंड फिर इन रिकमेंडेशंस को रिव्यू करा जाता है। कौन रिव्यू करता है? कमेटी का हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, एंड उन्हें प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी न्यूज़ है, आप थोड़े इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। ठीक है, तो जून 21 को कौन सा डे मनाया गया? 2 डेज हैं, फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड सेकेंड है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। दोनों के थीम आपको पता होना चाहिए। तो योगा डे का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंड वर्ल्ड म्यूज़िक डे का थीम है म्यूज़िक फॉर पीस। दोनों के पर्पस क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। योगा का जो है बेसिकली ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। एंड वर्ल्ड म्यूज़िक डे जो है वो बेसिकली म्यूज़िक सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए है। तो जो योगा डे है उसको किसने इस्टेब्लिश करा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। एंड इसके अलावा जो वर्ल्ड म्यूज़िक डे है ये कॉन्सेप्ट बनाया था मॉरिस फ्लूरेट ने, एंड इसको लॉन्च करा था जैक लैंग ने। कब से ये है? 1982 से ये सेलिब्रेटेड है। नेक्स्ट जो आपका है ये भी जून 21 को ही है, इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टाइस। ठीक है, तो जो सोलिस्टाइस और इक्विनॉक्सेस होते हैं, ठीक है, ये सिंबलाइज एक तरीके से करते हैं UN के अकॉर्डिंग लैंड, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन सिस्टम और हमारी जो हेरिटेज है अलग अलग कल्चर्स की, उसको सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो UN ने इसको रिकॉग्नाइज करा है। सोलिस्टाइस जो होता है वो कब से कब होता है? जून 21 से दिसंबर 21 के बीच। ये वो पॉइंट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। सोलिस्टाइस वो पॉइंट है जब सन जो है वो मैक्सिमम डेक्लिनेशन पे पहुंच जाता है नॉर्दर्न या फिर साउदर्न में। ठीक है, तो उससे पूरे साल का सबसे लॉन्गेस्ट दिन और साल का सबसे शॉर्टेस्ट दिन होता है। इक्विनॉक्स की अगर बात करें तो ये मार्च 2021 और सितंबर 22-23 इसमें एनुअल बेसिस पे होते हैं। एंड ये वो टाइम होता है जब सन जो है वो सेलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस कर लेता है, यानी कि इक्वल डे और इक्वल नाइट रहती है। तो इक्वल रहेगा तो यानी कि इक्विनॉक्स। नेक्स्ट जो है जून 21 को ये वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। इसका क्या थीम था? ट्रांसफॉर्मिंग हाउ ओशन डेटा इज शेयर्ड। ठीक है, हाइड्रोग्राफी बेसिकली ये एक स्टडी है जो कि मेजर करती है ओशंस को, सीज़ को, कोस्टल एरियाज़ को, एंड उनके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो इसको किसने इस्टेब्लिश करा? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड कब से ये रिकॉग्नाइज्ड है? जून 21, 2006 से ये रिकॉग्नाइज्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आप कंफ्यूज्ड हो एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप ये कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में गिवन है। RBI ग्रेड बी के लिए RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम कोर्स है। बैंक PO अगर आप एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हो तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज में मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों का कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके सारी कन्फ्यूजन का कि कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए एंड कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट है कोर्सेज से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है पिंड कमेंट में, तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।